नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग आज दोपहर 3 बजे चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने वाला है। इसके साथ ही देश भर में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। संभावना है कि 543 सीटों के लिए 7 या 8 चरणों में मतदान कराया जाएगा। इसके अलावा आयोग कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की भी घोषणा कर सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार नवनिर्वाचित चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के साथ चुनाव की तारीखों की घोषणा करेंगे। स्पीकर में देखिए पीछे वो है, वो वॉइस रेज करने वाला, वो करिए। ऑन है, वहां से स्विच ऑन किया है। और क्या? पीछे देखिए गोल गोल बटन होंगे, उसको वो करिए, घुमाए ना। घुमाइए। आवाज ही कहाँ आ रही है? अपोजिट साइड बढ़ाइए, हल्की फुल्की आ रही थी। सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को गोरखपुर दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर में 24 करोड़ से ज्यादा की लागत से स्थापित होने जा रहे फार्मेसी भवन का शिलान्यास किया। इसके बाद सीएम योगी ने विश्वविद्यालय के उपस्थित शिक्षकों और छात्रों को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि फार्मा सेक्टर में उत्तर प्रदेश पहले कंज्यूमर यानी उपभोक्ता स्टेट था। दवाएं और दूसरे जरूरी मेडिकल उत्पाद बाहर से आते थे, लेकिन अब यूपी फार्मा सेक्टर का उत्पादक और निर्यातक बन गया है। इसके लिए सरकार 2000 एकड़ में फार्मा पार्क बना रही है। यूपी में मेडिकल डिवाइस पार्क भी बनाया जा रहा है। इससे फार्मेसी के क्षेत्र में युवाओं को व्यापक अवसर भी उपलब्ध होंगे। आज हमारा संकल्प क्या है? प्रधानमंत्री मोदी जी का एक संकल्प है, और संकल्प है विकसित भारत। क्या संकल्प है? विकसित भारत। विकसित भारत की पहली शर्त क्या है? आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को विश्वविद्यालय ने प्राप्त किया है, और यही कारण है कि 25 करोड़ के अपने रिसोर्सेज से विश्वविद्यालय अपनी फार्मेसी के भवन का निर्माण स्वयं कर रहा है, और ये एक उज्जवल भविष्य की एक नई भावना को स्थापित करने जा रहा है। उज्जवल भविष्य की क्या गाथा है? हम लोग, ये सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है। यूपी अब तक कंज्यूमर स्टेट है। फार्मेसी, ये जितनी भी दवा बनती है ना, ये सभी इस समय ज्यादातर बाहर से बनकर के आती है, देश से भी विदेश से भी। हम लोग उत्तर प्रदेश में 2 काम कर रहे हैं। एक, हम लोगों ने ललितपुर में 2000 एकड़ लैंड फार्मा पार्क के लिए मैंने आवंटित किया है। फार्मा पार्क के निर्माण का कार्य हमारा वहां प्रारंभ हो चुका है। और दूसरा, हम लोग यमुना अथॉरिटी में मेडिकल डिवाइस पार्क बना रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश में जो काम 1947 में होना चाहिए था, 1950 में होना चाहिए था, या उसके बाद होना चाहिए था, आज उस क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं। दवा की आवश्यकता यहाँ है, लेकिन दवा बन रही है कई और जगह। लोगों को सबसे ज्यादा आबादी यूपी में निवास करती है, लेकिन ये सब बनती है बाहर। जब अच्छे और दक्ष जनशक्ति हमारे पास होगी, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग, उसका प्रोडक्शन यही यूपी के अंदर करने में सफल होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 1878 करोड़ रुपए की 76 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत बदल चुका है, सुरक्षित और समृद्ध भारत हुआ है। दुनिया का सिरमौर बनने की ओर भी भारत लगातार बढ़ रहा है। 10 साल में ये विश्व की 11वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। अब मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। 1900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं।
मुझे प्रसन्नता है कि इतनी शानदार योजना, जिसमें एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी निर्माण होने जा रहा है। स्टेडियम भी है, क्रिकेट के लिए भी है, फुटबॉल के लिए भी है, एथलेटिक ट्रैक भी है, सिंथेटिक ट्रैक होगा और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए तो टेबल टेनिस के लिए भी होगा, चेस के लिए भी होगा, बैडमिंटन के कोर्ट भी होंगे और शूटिंग रेंज भी होगा। खबर बांदा से है, जहां राष्ट्रीय आजीविका मिशन समूह की महिलाओं ने होली के लिए ऑर्गेनिक गुलाल तैयार किए। यहां कलेक्ट्रेट में महर्षि वामदेव जैविक गुलाल का स्टॉल लगाया गया। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने यहां पहुंचकर बनाए गए गुलाल को देखा। डीएम ने बताया कि ऑर्गेनिक गुलाल बनाने का प्रशिक्षण खुद स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने दिलाने की बात कही थी, जिसके बाद इन सभी को ये सीख दी गई। आपको बता दें कि ये गुलाल घरेलू उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ जैसे अरारोट, आटा, खाने के रंग और एसेंशियल ऑयल के साथ ही पालक और चुकंदर, हल्दी सहित तमाम सामग्रियों से बनाया गया है। बताया जा रहा है कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने इसमें किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया है। स्टॉल के अवलोकन के समय इस दौरान अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार, अपर जिलाधिकारी न्यायिक अमिताभ यादव सहित कलेक्ट्रेट के तमाम कर्मचारी मौजूद रहे। नुकसान तो कुछ भी नहीं है, इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि ये गुलाल पूरी तरह 100% जैविक है। घर में जो खाने की सामग्री होती हैं, बेसन, आटा, अरारोट और हरी सब्जियां जैसे पालक, फल, फूल, उन्हीं के रंगों से इसको बनाया जाता है। तो त्वचा के लिए ये 100% सेफ है, अनुकूल है। छोटे छोटे बच्चे भी होली खेलते हैं तो जो हानिकारक रंग होते हैं बच्चों की आँख में चले जाते हैं, उससे भी बहुत नुकसान होता है। तो इन रंगों से आँखों को भी कोई नुकसान नहीं होगा। चाहे बड़े हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे युवक हैं, हर कोई इन रंगों का आनंद उठा करके होली खेल सकता है। और इन रंगों के माध्यम से जो हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, जो दिन रात मेहनत करके इन रंगों को बना रही हैं, उनके घर में भी होली आपकी वजह से मन सकती है। अयोध्या में पंडित दीनदयाल योजना के तहत सांसद लल्लू सिंह ने 32 पार्कों का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि अयोध्या में जितने भी पार्क हैं सभी का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ नए पार्कों और उद्यानों का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे जो भी श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे उन्हें अयोध्या और भी ज्यादा खूबसूरत लगे। पार्कों का दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत 32 पार्कों का लोकार्पण आज महानगर की जनता को किया गया। इन पार्कों में पाथवे, लाइटिंग, टॉयलेट की सुविधा, इन सारी चीज़ों का विकसित करके एक पार्कों को एक सौंदर्यीकृत करके आज नागरिक समाज को यहाँ उपलब्ध कराया गया है। और नगर निगम महानगर की सेवा में और हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी और उसकी प्रदेश की और केंद्र सरकारें जन सेवा में अनहरनिश 24 घंटे लगी हुई हैं और लगातार सेवा के नए नए कीर्तिमान स्थापित। कितने करोड़ का है? अयोध्या नगर निगम द्वारा अयोध्या में जितने भी पार्क हैं उन सबका सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। आज कई पार्कों का यहाँ लोकार्पण हुआ है और भविष्य में भी अयोध्या नगर निगम में जितने पार्क हैं उनका जो शेष बचे और कुछ नए पार्कों का, उद्यानों का निर्माण कराया जाएगा। स्थान ढूंढे जा रहे हैं। स्थानीय नागरिकों को, श्रद्धालुओं को जो बाहर से आ रहे हैं उनको अयोध्या सुंदर दिखे, जो प्रधानमंत्री जी का विजन है उसके अनुरूप अयोध्या नगर निगम और महापौर जी और हम सब मिल कर के अयोध्या का विकास, अयोध्या की सुंदरता कैसे बढ़े, इसका प्रयास कर रहे हैं। अयोध्या में बसपा पार्टी कार्यालय पर कांशीराम जयंती मनाई गई। इस दौरान भाजपा छोड़कर सच्चिदानंद पांडे उर्फ सचिन बसपा में शामिल हो गए, जिसके बाद उन्हें लोकसभा प्रभारी और फैजाबाद लोकसभा से बसपा ने अपना प्रत्याशी चुना। इस दौरान सच्चिदानंद ने कहा कि अयोध्या जिला भी मेरा ही जिला है। हम धर्म के आधार पर नहीं बल्कि स्थानीय मुद्दों के साथ चुनावी अखाड़े में होंगे। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक रहे, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक रहे, बहुजन समाज पार्टी के नायक, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे मानवर कांशीराम साहब का जन्मदिन है। आज उनकी जयंती का कार्यक्रम ये चल रहा है। जो पूरे देश में मानवर कांशीराम साहब की जयंती मनाई जा रही है, इस उत्तर प्रदेश में सभी जनपदों में
मानव साहब की जयंती मनाई जा रही है। ऐसे मौके पर मान्यवर कांसी राम साहब के चरणों में श्रद्धा समर्पित करते हुए मैं उनको जन्मदिन के बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धा समर्पित करता हूँ। अम्बेडकर नगर भी अवध क्षेत्र में ही आता है और मैं भी अवध वासी ही हूँ। और जहाँ तक बात है इस ज़िले की, तो ये ज़िला भी मेरा अपना ही ज़िला है और यहाँ के लोग भी मेरे अपने हैं। जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि यहाँ पे चुनाव जो है जो हम लड़ेंगे वो धर्म के बेस पे, वो जो है कोई धार्मिक स्थल या धार्मिक चीज़ के बेस पर नहीं लड़ेंगे। वो हम जो यहाँ पे लोग हैं, जो यहाँ पे आपके जो गरीब तबके के लोग हैं, दलित लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, तो उनके लिए यहाँ पे कौन से दल जो है कल्याण की बातें करेगा, उनके लिए कौन सोचेगा, उसके ऊपर हम चुनाव लड़ने वाले हैं। प्रयागराज में रहने वाले सपा कार्यकर्ताओं में अब काफी ज्यादा नाराजगी दिखने लगी है। आपको बता दें, बीती शाम सपा ने अपनी तीसरी लिस्ट की घोषणा की है, जिसमें भदोही लोकसभा सीट तृणमूल कांग्रेस के पाले में गई है। ऐसे में इस सीट के सभी दावेदारों के मंसूबों पर पानी फिर गया है, जिससे सपा के तमाम कार्यकर्ता नाराज भी हो रहे हैं। आपको बता दें, बीते दिन बिजनौर, नगीना, मेरठ, अलीगढ़, हाथरस, लालगंज और भदोही सीट पर प्रत्याशियों का ऐलान सपा की ओर से किया गया, लेकिन भदोही सीट तृणमूल कांग्रेस के खाते में चली गई, जिसकी वजह से प्रयागराज में रहने वाले या फिर वो सभी प्रत्याशी या दावेदार जो भी भदोही सीट पर अपने आप को दावेदार के रूप में लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे थे, वो काफी ज्यादा नाराज हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस पेपर लीक मामले में पुलिस और यूपी एसटीएफ ने जांच में तेजी लाते हुए अलग अलग सेंटर्स की परीक्षाओं के आरोपियों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। अब तक 350 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मामले की जानकारी देते हुए बीते दिन यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने पुलिस भर्ती परीक्षा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इस दौरान बताया कि पेपर लीक मामले में अब तक 178 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और 396 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में 3 मुख्य आरोपियों का नाम भी सामने आया है, जिसमें प्रयागराज के रहने वाले अभिषेक कुमार शुक्ला, मिर्जापुर के रहने वाले शिवम गिरी और भदोही के रहने वाले रोहित कुमार पांडे को भी गिरफ्तार किया गया है। तीनों मुख्य आरोपियों ने अभिषेक कुमार शुक्ला, रोहित पांडे और शिवम गिरी ने टीसीआई एक्सप्रेस कंपनी में पहले काम किया और इसके बाद इस तरह की वारदात को अंजाम देना शुरू कर दिया। अवगत है कि उत्तर प्रदेश आरक्षी भर्ती परीक्षा 2023 दिनांक 17 फरवरी और 18 फरवरी 2024 को आयोजित की गई थी, जिसको शासन के द्वारा पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर पुनः 6 महीने के बाद इसको कराए जाने के निर्देश प्राप्त हुए थे तथा ये पूरा प्रकरण की जांच यूपी एसटीएफ को दी गई थी, जिससे कि इसमें इन्वॉल्व लोगों को जिन्होंने भी गड़बड़ी की है उस तक पहुंचा जा सके, इस केस का पर्दाफाश किया जा सके। इस संबंध में एसटीएफ ने बहुत ही अच्छी तरीके से कार्रवाई की और इस पूरे केस का सफल अनावरण किया गया, जिससे कि हम लोग वहां तक पहुंच पाए कि प्रश्न पत्र कहां से और किसने लीक किया। इस संबंध में कुल 178 अभियोग पंजीकृत उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुए थे, जिसमें से 396 लोगों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी थी। एसटीएफ ने भी इन्हीं संख्या जो 178 है उसमें से 15 अभियोग एसटीएफ ने भी दर्ज कराए थे और जो 396 लोग गिरफ्तार हुए उसमें से 54 अभियुक्त
एसटीएफ ने भी गिरफ्तार किया था। पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में अब तक 178 मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें से 396 गिरफ्तारियां की गई। लेकिन इन गिरफ्तारियों के बाद लगातार जिस तरीके से जांच पड़ताल चल रही थी, उसी जांच में खुलासा हुआ कि पुलिस भर्ती परीक्षा का जो पेपर छपा वो अहमदाबाद में, और जिसके बाद ट्रांसपोर्ट कंपनी को ये पेपर सौंपा गया, जहां से ये पेपर लीक हुआ। इस मामले के मास्टरमाइंड 6 लोग रहे, जिसमें से 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई, जबकि अभी 3 लोग फरार हैं। इस पूरे मामले में जानकारी खुद यूपी के पुलिस मुखिया डीजीपी प्रशांत कुमार ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को दी है। फिलहाल जिस तरीके से डीजीपी के द्वारा बताया गया है कि इस मामले के जो मुख्य 6 आरोपी थे, लेकिन जो अभी 3 फरार हैं, उन फरार आरोपियों की तलाश में लगातार एसटीएफ की टीम जांच कर रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करने का दावा भी कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मिथिलेश के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। फिलहाल प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद में अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।